हेलो दोस्तों, दौ सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जाति आधारित 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 81.99%। वहीं मुस्लिम का बात कर ले तो 17.7088%। ईसाई धर्म का बात कर ले तो 0.0576%। सिख धर्म का बात कर ले तो 0.0113%। बौद्ध धर्म का बात कर ले तो 0.0851%। और जैन धर्म का बात कर ले तो 0.0096%। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहे कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। तो इसका सही विकल्प होगा डीकिन विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? डीकिन विश्वविद्यालय। यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है आपके बीच कि नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है और अप्रैल 2023 में फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। अगला है कि सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयात देशों का क्रम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत, सऊदी अरब और कतर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां स्थान है। क्या है? 42वां स्थान है इसका। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। ठीक है, पौडेल। ठीक है, तो ये 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल ने शपथ ली। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। कितने? 7 की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये 7 PM मित्र मेगा टेक्सटाइल का पार्क निम्न राज्यों में स्थापित है, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19,000 करोड़ रुपए। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 फरवरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे? प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार RBI ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख किया है। अगला कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ITBP। अगला कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो मेघालय रमेश बैस है, ये सही सुमेलित नहीं, क्योंकि मेघालय का फागू चौहान हो जाएगा। ठीक है, ये मेघालय रमेश बैस गलत है। मेघालय का क्या होगा? फागू चौहान। क्या होगा? फागू चौहान। महाराष्ट्र का होगा रमेश बैस। नागालैंड का हो जाएगा
एल गणेशन, और मणिपुर का हो जाएगा अनुसुईया उइके, और असम का हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच कि भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। संघाई सहयोग संगठन एससीओ में कुल 8 सदस्यों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। वर्ष 2005 में भारत को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न आपके बीच है कि मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में है? तो मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाना जिले में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है भगवान शिव से। किनसे संबंधित है? भगवान शिव से। 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस मूर्ति को विश्वास की मूर्ति या स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिमा 369 फीट ऊंची है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अभय ओका समिति। क्या होगा? अभय ओका समिति। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 272 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 272। भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। अगला है कि ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। क्या हो जाएगा? अर्जुन राम मेघवाल। अगला है कि किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो जीवन आजाद पॉलिसी LIC के द्वारा। अगला कि वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 महिलाओं को। वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म भूषण, ठीक है, जिसमें कि 6 जो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण है 9, पद्मश्री है 91। ठीक है, यह नागरिकों को क्या है, ये नागरिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 19 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया गया, जिसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं? संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, यानी कि इसका सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अपने कास्टिंग वोट करने का अधिकार है। यह प्रयोग तब करते हैं जब वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। अगला है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो 1954 में लागू किया गया था खाद्य निवारण अधिनियम सर्वप्रथम। यह 1 जून 1955 को लागू हुआ था। ठीक है, और ये अधिनियम क्या हुआ था? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 ईस्वी को सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया था। इस बात पे ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगला है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। यहाँ कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है आपको। चलिए इसका उत्तर देने का कोशिश करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इनमें सभी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान को यहाँ पे भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, नागरिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन चारों पर निर्भर करता है। अगला कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका?
इसका सही विकल्प होगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन बी आर अम्बेडकर का है। किनका है? बी आर अम्बेडकर का, इनमें से कोई नहीं। अगला कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों का। ठीक है, मेयर का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। हालांकि भारत के कुछ राज्यों में इनका कार्यकाल अलग अलग होता है, जैसे दिल्ली एवं बेंगलुरु में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ से कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आइए इसका सही उत्तर चुनते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपका दिया क्या है? बी आर मेहता समिति। क्या है? बी आर मेहता समिति जो है आपका 1957 में, बी आर मेहता समिति 1957 में, थुंगन समिति जो है 1988 में, ये थुंगन समिति 1988 में, यहाँ 4 पे चले आइए। उसके बाद अशोक मेहता समिति का बात कर ले तो 1977, अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा। ठीक है, एल एम सिंघवी समिति, और एल एम सिंघवी समिति 1986 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1986। इस हिसाब से आप विकल्प लगा लीजिएगा डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अगला है कि बोहरा समिति का संबंध है। तो बोहरा समिति का राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से बोहरा समिति का संबंध है। बोहरा समिति का गठन 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं। अगला कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि द जनरल थ्योरी ऑफ क्या है? एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है ना? तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? किन्स। क्या हो जाएगा? किन्स। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड मनी की पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? किन्स हो जाएंगे। किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड मनी पुस्तक के लेखक किन्स है। यह पुस्तक 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला कि भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। अगला है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? पारसनाथ इसका सही उत्तर होगा। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज आदि वलित पर्वत के उदाहरण, जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुरा आदि अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। कह रहा है कि किस देश को वनों का देश के उपनामों से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो। वनों के देश के उपनाम से कांगो को संबोधित किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधरा का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल घाट। ठीक है, थाल घाट नासिक एवं मुंबई और भोर घाट जो है आपका मुंबई एवं पुणे को। अगला है कि जवाई तथा सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई तथा सुकड़ी जो है ये लूनी की सहायक नदी है। अगला है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। अगला कि माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो जो है ये दक्षिणी अंडमान में है। कि कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में। इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में तथा माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ 5, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। कौटिल्य क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। सोमदेव का क्या है? कथा सरित सागर है। कथा सरित सागर सोमदेव का है। जयदेव का क्या हो जाएगा? गीत गोविंद। ठीक है। और भद्रबाहु का होगा कल्पसूत्र। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु का कल्पसूत्र हो जाएगा। ठीक है। और वहीं एक और जोड़ लीजिए, इसमें बिल्हन का होगा विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है। बिल्हन का क्या हो जाएगा? विक्रमांक देव चरित्र। वो क्यों छूट जाए, वो भी इसमें शामिल हो जाए, है नहीं, लेकिन उसे भी याद रख लीजिएगा, बिल्हन का विक्रमांक देव चरित्र। अगला ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी। ठीक है। ये भद्रबाहु का कल्पसूत्र मिला दीजिए और इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, एफटी कह लीजिए इसको। अगला कि महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपाल। जयपाल ने किया था। अगला कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमिंग पायस। सर टॉमस और मुगल सम्राट जहांगीर के समय में वर्नियर और ट्रेवनियर क्रमशः शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आने वाले विदेशी यात्री थे, जबकि डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के समय आने वाला था ये। ठीक है। शासनकाल में कौन आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिंग पायस आया था। अगला प्रश्न है आपके बीच की बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कूट दिया गया है, इसका प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 2, विकल्प बी। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म में के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना। नमग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये 2, 3, 4 बात ये सही है, बाकी ऊपर वाला गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इनमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। वहीं 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। आशा करते हैं आपका सारा का सारा डाउट यहीं से क्लियर हो गया होगा। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है, बता देते हैं आपको। यहाँ पे कौन सा नहीं है? अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है 1828 असम। ठीक है। 1828 से 29। ठीक है। ये होगा इसका अहोम विद्रोह, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इसका सारा डिटेल है। पाबना विद्रोह 1873 से 76। एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन 1921 से 22। ताना भगत आंदोलन जो है 1913 से 14, ये भी ठीक है। लेकिन अहोम विद्रोह जो है 1928 ही होगा, 29 नहीं होगा। और ये हुआ था असम में। ताना भगत आंदोलन बिहार झारखंड, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश और पाबना विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था। ये प्रभावी क्षेत्र का हम नाम बता रहे थे आपको।
अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मोती मस्जिद। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? तो यहाँ पे तो आपको भगत सिंह एवं सचिंद्र सन्याल, और दूसरे में अगर लेना चाहे आप, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमसे एक गलती हो गया, यहाँ पे होगा राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड कहा गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ए और सी, इसका डी उत्तर लगा दीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक में भाग लिया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन यह है कि जवालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। ठीक है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। ये सारा का सारा चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही विकल्प लगाइए कालीबंगन। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान दीजिए। कह रहे कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगरम। क्या होगा? नगरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला है कि वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योटो। क्योटो सम्मेलन का आयोजन जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में भूमंडलीय तापमान के संबंध में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वातावरण में हानिकारक गैसों की सांद्रता की सीमा को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन के खतरों को टालना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन आर्द्रभूमि है जो पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका आर्द्रभूमि है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान आप लोग वहीं आकर्षित अपना कीजिए। ठीक है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका सही उत्तर होगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा घटती है। क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा घटती है। अगला प्रश्न आपके बीच की वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इकोटोन के बारे में जान लीजिए, संक्रमिका के बारे में जान लीजिए। 2 या 2 से अधिक विविध परितंत्रों के बीच एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसे हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है। जैसे मेरा कहने का मतलब इकोटोन जरा समझ लीजिए। ये आपका वन हो गया, ये क्या हो गया आपका वन, और ये आपका क्या हो गया चारागाह। ये आपका क्या है? वन है। क्या है? वन है। और ये आपका क्या हो गया? चारागाह। चारागाह हो गया। क्या हो गया? चारागाह हो गया। ठीक है। चलिए
ये चार आएगा। और बीच वाला जो है ना आपका, यही इकोटोन है। ये क्या है? इकोटोन हो जाएगा, इकोटोन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इकोटोन हो गया। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जबकि पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। अगला है कि ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ये घटेगा। ठीक है, अगला है जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण एवं अल्फा किरण। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे दीर्घ किरण रोंटगन यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए इसका सही उत्तर लगाते हैं। गामा किरण का पॉल विलार्ड, दृश्य किरण का न्यूटन, अवरक्त का हर्शेल और दीर्घ किरण का क्या हो जाएगा? मार्कोनी। क्या हो जाएगा? मार्कोनी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि ध्वनि की चाल समांतर जल में होती है? तो जल में होती है 1483 मीटर पर सेकेंड। वही बोल दे हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि की चाल है ये। अगला प्रश्न है आपका कि रक्त के थक्कों का पता लगाने के में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Na24। रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम यानी कि Na24 का प्रयोग किया जाता है, जबकि चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो ईंधन, अच्छे ईंधन के गुण निम्नलिखित है। जैसे जो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, जलने के बाद वह अवशिष्ट पदार्थ ना बचे, जिसका प्रज्वलन ताप निम्न हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। पहले वाला जो है सेशन में आपको बताया था, जैसे बॉक्साइट, कोरंडम, करायोलाइट, काओलिन आदि एल्यूमिनियम के अयस्क है, जबकि नाइटर, कार्नेलाइट आदि पोटेशियम के अयस्क है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 एवं 18 एवं 7। क्या ही हम बोल रहे हैं, 18 एवं 7 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 में। ठीक है, सोरेनसेन द्वारा। अगला है कि कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। सेल डिवीजन 3 प्रकार से होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? तो गंजापन के लिए टीनिया पेडिस। कौन सा? टीनिया पेडिस जो है ये गंजापन आपका सर का बाल खत्म कर सकता है। कौन कर सकता है? टीनिया पेडिस। अगला कि चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो ये ग्रेमिनेसी कुल के हैं। किस कुल के? ग्रेमिनेसी। जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल इत्यादि किसका? ग्रेमिनेसी कुल के उदाहरण है, जबकि लहसुन, प्याज आदि लिलिएसी कुल का उदाहरण है। ठीक है, अगला कि बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बौने पौधे को लंबा करने में जिब्रेलिन और इसको छोटा करने में ऑक्सिन। ठीक है, अगर किसी पौधे को नियंत्रित करना है उसका लंबाई तो ऑक्सिन करता है, जो सबसे ऊपर की ओर होता है। आप लोग को पिछला सेशन अगर लिए होंगे तो ये चीज जरूर मिला होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बकरी। बकरी जो है प्रथम उपभोक्ता है। अगला है कि राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड बी रॉबर्ट। ठीक है। अगला है कि समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। समसूत्री विभाजन की विशेषता बता ही चुके हैं कि यह विभाजन काई कोशिका में होता है। इसका विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से दो संतति का निर्माण होता है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। क्या है? प्रोफेज। चलिए अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न पूछा है क्या कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज आदि अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है आपका कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कुल 3 बार। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। इसे अब तक 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ठीक है। मांडी, झगोर, खोल, ढकनी आदि नृत्य जो है ये गोवा से संबंधित है। अगला बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा। अगला है कि द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? खुशवंत सिंह। इनका एक और पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या होगा? ट्रेन टू पाकिस्तान। ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए, तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा दीजिए और प्रश्न को उड़ा दीजिए। जैसे 36 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 28। ठीक है। 36, 28 इधर कितने हो जाएंगे आपका 8। कितने हो जाएंगे 8। अगर इधर आपका 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। तो रेशियो इसका कितना हो जाएगा 28:8 हो जाएगा ना। यानी कि काटिएगा तो यहाँ पे 7 चौके 28 और 4 दूना 8। ठीक है। यानी कि 2, 7:2 इसका सही उत्तर होगा। विकल्प डी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। अगर आप लोग आरपीएफ वाला सेशन नहीं ले रहे हैं तो उसमें जाइए, सभी चैप्टर वाइज दिया गया है और यहाँ पे आरपीएफ का बहाली भी बहुत जल्द आने वाला है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का। तो आप आरपीएफ वाला भी सेशन में जाके सेशन का लाभ ले सकते हैं। वहाँ पे भी चैप्टर वाइज सेशन दिया गया है बहुत अच्छे ढंग से और डिटेल में। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा? कितने दिनों में कर पाएगा? तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकाल लीजिए। ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 5 × 1/20 + 1/25। ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व तो 9/20 आएगा। ठीक है। शेष कार्य बराबर निकालिए तो 1 - 9/20 यानी सेल्सियम लीजिएगा कीजिएगा तो 11/20 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/20 कार्य करने में ए द्वारा लिया गया समय कितना था? 1 दिन था। तो 11/20 कार्य को करने में ए द्वारा लिया गया समय निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 20 × 11/20। ठीक है। तो यहाँ से 20 से 20 खत्म, 11 दिन। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर अग्रसर होते कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, ये 14 है ना, 14 यहाँ पे 14 और बटा में 2 कर लीजिए, फिर क्या हो जाएगा आपका 7 और 14 सते कितना होता है 112। ठीक है। 14 सते 112 होगा यहाँ से 14 सते 98 होगा। क्या होगा 14 सते 98
और यहाँ पे फिर से आप प्लस कर दीजिएगा कितना 14, तो क्या हो जाएगा आपका 14 ऐड कर दीजिएगा, तब आएगा आपका 112। ठीक है, 112 आ गया। उसी प्रकार से आप अगर 18 गुने 18/2 और प्लस कर दे 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 दूना 18, तो 18 नामा कितना होता है 162 और 18 जोड़ दीजिए 180। 180 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कौन से विकल्प में है, तो विकल्प सी में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आप पहला वाला रोका कर लीजिए, जैसे 8 गुने 6 माइनस 6/2, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 48 और माइनस का हो जाएगा 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा यानी 45। ये वाला रो क्लियर हो गया। सेम उसी प्रकार से हम लास्ट वाला रो का करते हैं, 12 गुने 4 माइनस 4/2 यानी 12 चौक 48 और यहाँ पे 2 दूना 4 यानी 2 माइनस 2 कीजिएगा 46 उत्तर आएंगे। देखिए यहाँ पे इसका 46 कहाँ पे है, कौन से विकल्प में 46 है, तो विकल्प डी में। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। आसानी से इसको काउंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत हो तो आरपीएफ वाले सेशन में आइए, वहाँ भी जस्ट रीजनिंग शुरू होने वाला है, वहाँ पे हर सेशन टॉपिक वाइज दिया जा रहा है ना, तो वहाँ भी आपको ढंग से कराया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, इसमें 19 त्रिभुज होंगे, काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये क्या हो गया आपका 4, ये पूरा एक हो गया 5, ये इधर से एक क्या हो गया 6, फिर इधर से एक हो गया 7। ठीक है, फिर ये इधर से एक क्या हुआ 8, इधर से क्या हो गया एक 9। ठीक है, अब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा 10। फिर इसमें छोटा छोटा देखिए, इसमें बीच में जो छोटा छोटा है, यहाँ पे एक 11, यहाँ पे एक 12, ऐसे करके काउंट कीजिएगा 19 आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सेशन शेयर नहीं करते हैं, ये हमें पता है अच्छे से, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।